गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई थी। एप्लीकेशन में मैंने स्टार्टिंग की थी बच्चों कि क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बीटी कॉटन समझाया था। सेकंड बच्चों मैं बताती हूँ पेस्ट कंट्रोल प्लांट्स हम लोग कैसे बना रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल प्लांट के लिए यदि मैं बात करूँ बच्चों, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरह का निमेटोड होता है। इस निमेटोड का नाम होता है मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटा। ये एक तरह का निमेटोड होता है जो कि किस प्लांट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, टोबैको प्लांट को करता है। ठीक है, निमेटोड इनकॉग्निटा ये एक तरह का क्या होता है, निमेटोड्स होता है। ये टोबैको प्लांट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसको इन्फेक्शन दे के क्या कर रहा है, उसको एक तरह से किल करता जाता है। तो जिस धीरे धीरे क्या होता है, इसमें रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल प्लांट में, इस निमेटोड के अगेंस्ट अब हम क्या करेंगे, जीन को प्रिपेयर करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जब हम डीएनए से आरएनए फॉर्म करते हैं, ये हमें पता है। तो ये डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, पर आरएनए क्या बनता है, हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। ये बात मैंने तुम्हें किस में बताई थी, एप्लीकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन सिखाया था, तब मैंने बताई थी कि ओनली वन डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, वन डीएनए का, हाँ ठीक है, वो ही किस में पार्ट लेता है, आपके ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है, दूसरा स्ट्रैंड नहीं देता है। पर कई बार क्या होता है बच्चों कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, इन दोनों के दोनों स्ट्रैंड से न्यू क्या बन जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म होता है, ये भी मैंने बताया था आपको कि आगे प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके भी मैंने बहुत सारे रीजन आपको बताए थे। बट इसके अलावा एक रीजन और होता है कि यहाँ पे क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस करके एक होता है। ठीक है, मशीनरी होती है, ये क्या करती है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आगे किस में कन्वर्ट नहीं होने देती है, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देती है। बात समझ में आई। हमें ये पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करेगा, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही आगे ट्रांसलेशन में जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। पर कई बार यदि अपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाता है तो ये आगे प्रोटीन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस के कारण। अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो निमेटोड होता है, ये निमेटोड टोबैको को किल कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इस मशीनरी का यूज मैं निमेटोड्स में करूँगी। उससे पहले मुझे पता है कि हम ये डबल स्टैंडर्ड आने का सोर्स हम क्या लेंगे, वो सोर्स होता है एक तरह का वायरस, जिसके पास आरएनए जीनोम है और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, विच रेप्लिकेट थ्रू द आरएनए इंटरमीडिएट। ये आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट होते हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तरह के वायरस हैं जिनके पास आरएनए जीनोम होता है। ये आरएनए जीनोम जो होता है आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करता है। अब इससे हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करते हुए निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस। अब हम इसी के जीन्स को लेंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन ले रहे हैं। ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन में लेके किस में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, उस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो जो टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के बाद जैसे ही ये निमेटोड जब उस पर अटैक करता है, तो इस निमेटोड का जो नॉर्मल आरएनए है, जो कि क्या बना रहा है आपका, नॉर्मल आरएनए क्या बनाता है, नॉर्मली तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही फॉर्म होता है डीएनए से। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बट अब ये क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करेगा, तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करने के कारण ये स्पेशल आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के कारण वो क्या करेगा, आगे से आगे किसको फॉर्म नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो उन निमेटोड्स को वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिलने के कारण क्या होगा, वो निमेटोड जो होता है वो किल हो जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, कि जिस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए वो उस पर अटैक कर रहा है, तो वो प्रोटीन ही फॉर्म नहीं होता है। तो मैं अगेन बता रही हूँ बच्चों कि ये वाला जो निमेटोड्स था, ये निमेटोड्स किल कर रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम लोग को बताया कि हमारे पास खुद के पास आरएनए इंटरफेरेंस जो आरएनए आई होता है,
ये मशीनरी होती है। नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को फॉर्म करता है, बट बाय चांस यदि डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म भी हो जाता है तो उसे अगेन आरएनए जो होती है आगे प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता हो तो इसके लिए इन्फेक्शन, यदि वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो वायरस के पास आरएनए जीनोम होता है, मोबाइल जीन्स होते हैं, ये मोबाइल जीन आरएनए इंटरमीडिएट की प्रेजेंस में रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन को ले रहे हैं, इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन को लेके प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं। ये प्लांट जो होता है क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना स्टार्ट कर देता है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए उस पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन को फॉर्म नहीं करता है जो प्रोटीन कौन ले रहा है, वो निमेटोड ले रहा है, जिस कारण से जिस कारण से निमेटोड वहाँ पे इन्फेक्ट हो रहा है। बात समझ में आई? तो धीरे धीरे क्या होता है, वो हटना स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। तो मैं अगेन ये रिपीट करके बताती हूँ। निमेटोड्स मेलोडिगाइनी incognita infect the root of tobacco plant which reduce the production of tobacco. It can be prevented by using RNA interfere process which is checked by silencing of specific mRNA. चीज़ ध्यान रखना, व्हाट इज साइलेंसिंग, मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि इसमें से हम क्या करते हैं, क्योंकि जब डीएनए से आरएनए बनते हैं तो एक्सॉन और इंट्रॉन जो होते हैं दो होती हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम हटा देते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज साइलेंसिंग, इसे हम साइलेंसिंग बोलते हैं ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि उस समय डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो है ना आपस में बंधे हुए रहते हैं, बंधे रहने के कारण आगे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये मैं बता रही हूँ नॉर्मल। अब तुम कहोगे कि आरएनए आई ने क्या किया मैम, आरएनए आई ने क्या किया, उसने साइलेंसिंग को होने ही नहीं दिया। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों वहीं पे रही, वहीं रहने के कारण आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, द सोर्स ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये सोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस। ये सोर्स हमें कहाँ मिल रहा था, अभी नॉर्मली भी हमें कहाँ मिल रहा है कि एक वायरस जब हमें इन्फेक्ट करता है उसके पास आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं विच रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ये रेप्लिकेट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? तुम कहोगे मैम नेचुरली हमारे अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारे अंदर नेचुरली क्या होता है बच्चों की, डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है, उसमें साइलेंसिंग होती है और आगे जाके प्रोटीन बन जाता है। बट कई बार इस तरह का इन्फेक्शन होता है जिसके पास आरएनए जीनोम होता है, तो आरएनए जीनोम आरएनए इंटरमीडिएट की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता है। बट उस समय आरएनए जो होता है आई जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो आगे साइलेंसिंग नहीं होने देता है, और नहीं होने के कारण क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम इस निमेटेड बाय यूजिंग, इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। अब हम क्या कर रहे हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं विच प्रोड्यूस बोथ, वो दोनों तरह के आरएनए को फॉर्म करता है। मैंने अभी बताया आपको, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, दीज टू आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनए आई। ये जैसे ही सेंस और एंटीसेंस दोनों तरह के आरएनए बनेंगे वो आरएनए आई को इनिशिएट करेगा, और इनिशिएट करने के बाद हैंस साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए फ्रॉम द निमेटोड। वो उस तरह का स्पेसिफिक एमआरएनए नहीं बना पाएगा निमेटोड्स का, ठीक है, वो निमेटोड्स की स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग कर देता है। द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट, इस कारण ये पैरासाइट ट्रांसजेनिक होस्ट पे सर्वाइव नहीं कर पाता, सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम पेस्ट। तो अपने आप ही उसमें प्रोटेक्शन हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से हम पेस्ट कंट्रोल प्लांट्स को डेवलप्ड करते हैं। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप। तो फर्स्ट हमने बीटी कॉटन का मेनली पढ़ा था, और ये हमने पढ़ा पेस्ट कंट्रोल, जो कि हमने निमेटोड से इनका कंट्रोल पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। मेडिसिन में कैसे यूज करते हैं बच्चों? तो यहाँ पे जो मेन मेडिसिन मैं बनाऊंगी बच्चों वो इंसुलिन होगी। नॉर्मली क्या किया जाता है बच्चों इंसुलिन बनाने के लिए कि उसके जो इंजेक्शन्स बनते हैं, वो इंजेक्शन्स पहले कैसे बनाए जाते थे, इंसुलिन के जो इंजेक्शन्स हैं इनको दिए जाते हैं, रैट वगैरह इनके अंदर बनाए जाते हैं कि उनके अंदर इंसुलिन फॉर्म होता है, और उस इंसुलिन को जब हम ह्यूमन बींग्स को देते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम भी आती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है वो होता क्या है।
एक तरह का प्रोटीन है। मैंने अभी ना बायोमोलिक्यूल मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है मेनली बनता कैसे है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से फॉर्म होता है। ये इसको मैं बोलूँगी ये और ये, इसे बोलूँगी पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जो मैंने सेपरेट बनाया है बच्चों, ये वाला डबल करके बना रही हूँ जानबूझ के, इसे बोलते हैं सी पेप्टाइड। क्या नाम दे रही हूँ इसे मैं, सी पेप्टाइड नाम दे रही हूँ। इंसुलिन की स्ट्रक्चर बता रही हूँ बच्चों, ये हो गया पॉलीपेप्टाइड, या सिंपल मैं पॉलीपेप्टाइड में ही नहीं बोलूँ तो मैं बोलूँगी चेन ए और चेन बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चेन ए और चेन बी जो किससे जुड़ी हुई है, सी पेप्टाइड, तो इसे बोलते हैं हम प्रो इंसुलिन। मैं इसको प्रो इंसुलिन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक ये इनएक्टिव होती है हमारे अंदर। जब ये एक्टिव होती है तो उस दौरान क्या होता है बच्चों, जब ये एक्टिव हो रही है तो इसमें से सी पेप्टाइड हट जाता है। ठीक है, ये वाला सी पेप्टाइड पूरा का पूरा यहाँ से हट जाता है और हटने के बाद इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। कौन सी, चेन ए और चेन बी किससे जुड़ जाती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जुड़ जाती हैं। और अब जो इंसुलिन बनता है, दिस इंसुलिन इज नॉन एज एक्टिव इंसुलिन, जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है। यानी स्टार्टिंग में जो इंसुलिन बनता है, दिस इंसुलिन इज नॉन एज प्रो इंसुलिन बोला जाता था, क्योंकि उसमें सी पेप्टाइड होता है। जैसे ही सी पेप्टाइड हटता है तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से चेन ए और चेन बी आपस में जुड़ जाती हैं। तो अब हम इसको क्या नाम देते हैं, अब हम इसको कह रहे हैं इंसुलिन बोल रहे हैं। ठीक है, ये इंसुलिन नॉर्मली यूज करते हैं। अब इसे मैं लैब में कैसे बनाऊंगी बच्चों, तो अभी मैंने वो जो प्रोसेस RNA की तुम लोगों को बताई थी उसी तरीके से, यानी चेन ए को बनाने वाला जीन, चेन बी को बनाने वाला जीन, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट हम सेल में इनके जीन यहाँ से सेपरेट करते हैं। हम सेपरेट करके सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, हम क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग करके इन जीन 1 को और जीन सेकंड को, दोनों की क्वांटिटी को मैं बढ़ा लूँगी। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी मैंने दोनों सेल्स में दोनों जीन 1 और जीन 2 की क्वांटिटी को बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद अब इनमें से इन जीन्स को निकाल दिया और एक पर्टिकुलर एक सेल में डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक सेल में डाला तो इन जीन से वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों तरह के प्रोटीन, मान लो मैं 2 अलग अलग सेल में डाल रही हूँ तो यहाँ पे तो चेन ए का प्रोटीन बना, यहाँ पे चेन बी का प्रोटीन बना। अब इन प्रोटीन को, दोनों ही प्रोटीन को यहाँ से निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है और आइसोलेट करने के बाद इसको फिर लैब में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से न्यू इंसुलिन को हम कहाँ फॉर्म कर रहे हैं, लैब में फॉर्म कर रहे हैं। और ये कौन सी कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी इली लिली। ठीक है, जिसने ये वर्क किया था सबसे पहले 1983 में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को फॉर्म किया था इसने। और इसने कैसे फॉर्म किया था वो मैंने आपको बताया कि जो जीन इंसुलिन ए, इंसुलिन बी, यानी चेन ए और चेन बी की बात कर रही हूँ, उस जीन सेगमेंट को मैं इसने वहाँ से निकाला, उसकी क्लोनिंग की। क्लोनिंग करने के बाद ठीक है उससे प्रोटीन बनाया। प्रोटीन बनाने के बाद उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग करके इन्होंने अल्टीमेटली क्या कर दिया, दोनों के बीच में चेन ए चेन बी, चेन बी, इन दोनों के बीच में ये कौन सी बॉन्डिंग बन गई, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। और जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाने स्टार्ट कर दिए। और ये जब हमने किसी भी पेशेंट को दिए तो इनमें किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये यूजफुल हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बनाया है इससे हार्मोन बनाया। मेन ये इंसुलिन क्या एक तरह का हार्मोन ही है। इंसुलिन कंटेन 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्लियर कर दिया मैंने पूरा आपको। उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज, नॉर्मली इसको हम किस में बनाते थे ये बताना चाह रहा है। अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, कैटल और पिग से लेते थे हम। बट सम पेशेंट बिगेन डेवलपिंग एलर्जी, क्लियर। तो एलर्जी होने के कारण हमने क्या करा, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मेडिकल में इसका फर्स्ट यूज़ तो मैंने क्या बताया आपको कि मेडिसिन क्या इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड या मेडिसिन बोल देंगे हम। तो पहला तो मैंने क्या बताया इसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को फॉर्म करना। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड बच्चों में बताऊंगी इसमें कि हम जीन थेरेपी करते हैं, डायरेक्ट जीन की थेरेपी करना, वो क्या कहलाएगा, वो भी मेडिसिन में ही इन्वॉल्व करूंगी बच्चों मैं।
जीन थेरेपी। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन हो गया। अब मैं नेक्स्ट बात कर रही हूँ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कैसे करते हैं बच्चों, कि एक बच्चा है जिसको इस तरह की डिजीज होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम फॉर्म नहीं कर पाता है, और उस एंजाइम के कारण क्या हो रहा है कि उसके अंदर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होना यानी कम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उस जीन को फॉर्म करना, उस जीन को की क्लोनिंग करके लैब में, और फिर वो डायरेक्ट चाइल्ड को देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत आसान नहीं होती है बच्चों। इसमें करते कैसे हैं, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, उस जीन डिफेक्ट का करेक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग स्टेज में उसके पास जो वो जीन था जो एक पर्टिकुलर एंजाइम को बना रहा था, उस जीन को हम वहाँ से निकालेंगे, उसकी जगह न्यू जीन जो कि उस एंजाइम को बनाएगा उसे इंसर्ट करेंगे। उसके क्या करना, करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। और फिर उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड और एम्ब्रियो यानी ये काम हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर बहुत छोटा बच्चा होता है उसी में करना होता है। बाय इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन द defective mutant allele of the gene are replaced and non-functional gene is compensated. Non-functional gene जो होता है वो compensate हो जाता है। For the first time ये किसने किया था, in 1990 M. Blass and W. F. Androsco of National Institute of Health attempted gene therapy on 4-year-old girl. उन्होंने 4-year-old गर्ल में क्या था, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी बोलते हैं हम, ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी बोला जाता है इसे। अब वही वाली बात हो गई कि अब मैं जो बार बार लाइन बोल रही हूँ तुम्हें कि एडिनोसिन डीएमिनेज एक तरह का एंजाइम होता है जो वो बच्चा नहीं बना पा रहा था। ठीक है, एडीए इज अ कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। यानी ये क्यों हो रहा था कि ये वाला एंजाइम क्यों नहीं बना पा रहा था, क्योंकि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का डिलीशन, उस जीन का वहाँ से डिलीशन हो गया था। इन सम केसेस इट कैन बी क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हमें क्या करना पड़ा था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ा था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज करना पड़ रहा था, बट इट इज नॉट फुली क्योरेटिव। ये क्योरेटिव नहीं थी। इन जीन थेरेपी लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ब्लड वर ग्रोन इन अ कल्चर एंड फंक्शनली ADA cDNA was introduced in these lymphocyte using a retroviral vector। अब हम क्या करते हैं, इस जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट ले रहे हैं पेशेंट की लिम्फोसाइट को लेके उसका कल्चर कर रहे हैं, और उसके अंदर फंक्शनली ADA या को हम इंसर्ट कर रहे हैं। वॉज इंट्रोड्यूस इन दीज लिम्फोसाइट यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर। द लिम्फोसाइट वर ट्रांसफर इन टू द पेशेंट बॉडी। periodical infusion of such genetically engineered lymphocyte is done because these are mortal. For permanent cure, gene isolate from the bone marrow cell producing ADA at earlier embryonic stage can be possible cure। बच्चों ये समझ आया। मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे आपको कि मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग में भी तुम लोगों को ये बताया कि मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीज होती क्या है, ADA डेफिशिएंसी यानी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से बोला। ये क्या कर रहा है, ये ADA एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा DNA सेगमेंट है उसमें से ये वाला जो जीन है वो वहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब जो ये बच्चा था ये इसके बारे में हमें पता चल गया कि इसको ये वाली डिजीज़ है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, पर वो उसमें इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। नहीं होने के कारण मैंने क्या करा, अब इसके अंदर ADA डेफिशिएंसी को क्योरेबल करने के लिए मैंने उसकी लिम्फोसाइट को सेपरेट आउट किया, और लिम्फोसाइट को सेपरेट आउट करके जो पेट्री प्लेट थी मेरे पास, उस पेट्री प्लेट में उसको कल्चर किया, नहीं उसकी क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया। उसमें क्वांटिटी बढ़ाने से पहले मैंने इस लिम्फोसाइट सेल में वो वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया जो कि कौन सा एंजाइम बना रहा है, ADA एंजाइम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इस लिम्फोसाइट की क्वांटिटी मैंने बढ़ा ली, और बढ़ाने के बाद इसे मैंने कहाँ डाल दिया, उस पेशेंट के अंदर डाल दिया, उस चाइल्ड के अंदर डाल दिया जिसमें ADA डेफिशिएंसी थी। बट ये भी इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए ये बोला जाता है कि अब हमें क्या करना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे यदि इस डिजीज़ का पता लग जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जब हम क्या करेंगे, उस जीन में चेंजेस लाएंगे तो वो बहुत जल्दी क्योरेबल होगा
इंस्टेंट ऑफ जब आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बात समझ में आई? तो ये होती है आपकी जीन थेरेपी, जो कि स्टार्टिंग इसने करी थी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से। फिर कौन कौन सी डिजीज में इसको यूज किया जाने लगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसंस, ये जो अलग अलग डिजीज थी उनमें भी जीन थेरेपी को यूज किया जाने लगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डेट इज यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन में इसको कैसे यूज करते हैं। थर्ड ले रही हूँ बच्चों मैं यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसको कैसे यूज करते हैं, मैंने मेनली तुम्हें दो तो समझाए थे अभी। इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फर्स्ट बच्चों इसमें होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेकंड होता है बच्चों इसमें रिकॉम्बिनेशन आरएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी हाँ रिकॉम्बिनेंट बोल दो या रिकॉम्बिनेशन आरएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज हो गई आपकी एंजाइम लिंक्ड मीनो सॉर्बेंट ऐसे। ASSAY और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ALISA। क्लियर? तो ये तीन होती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर रहे हैं स्टार्टिंग स्टेज में किसी भी डिजीज़ का पता लगाने के लिए। ये मेनली तीन टेक्निक्स हम यूज करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो मैंने आपको बताई कि हम क्या करते हैं, सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लेके उसमें से उस जीन को, उस DNA को सेपरेट आउट करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। क्वांटिटी जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। तो उससे हमें क्लियरली स्टार्टिंग स्टेज में उस डिजीज का पता लग जाता है। सेकेंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी जो होती है उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और DNA विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रॉब। हम क्या करते हैं, इसमें से निकाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसको डाल दिया, मैंने बताया था एग्रोस जेल पे डाल दिया। उस एग्रोस जेल पे मैं क्या करती हूँ, प्रॉप डाल देती हूँ। प्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव होते हैं वो सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो उस जीन को आइडेंटिफाई कर सके। और फिर मैं उसको जब यूवी रेज में देखती हूँ तो यूवी रेज में देखने के बाद मुझे क्लियरली उस जीन की स्टडी अर्ली स्टेज में हो जाती है। एंड थर्ड एंड फाइनल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसमें मैंने आपको बताया कि मान लो कोई डिजीज है, कोई बैक्टीरिया है जो कि मुझे पता है इसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी रहता है, तो मेरे पास बहुत सारे इसमें कॉलम रहते हैं। ये इतना बड़ा नहीं होता बच्चों, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कॉलम ऐसे होते हैं। इस कॉलम में आपके नीचे की तरफ अलग अलग डिजीज़ के एंटीबॉडीज़ यहाँ पे फिल होते हैं, ठीक है। अब ऊपर से मैं सैंपल डाल देती हूँ। सैंपल डालने के बाद जब ये जिससे रिएक्ट होकर क्लम्पिंग कर लेता है तो पता चल जाता है कि पर्टिकुलर वही डिजीज है। तो ये कहलाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बहुत अर्ली स्टेज में किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर पा रहे हैं। क्लियर हो रही है बच्चों बात? तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे। क्या होती है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी? स्टेम सेल जो होती है बताया अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास होता है, मास ऑफ सेल होता है, डेट इज स्टेम सेल। दीज आर डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल। बाद में धीरे धीरे वो डिफ्रेंशिएट होती है, कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल एंड इवन गिव राइज टू डिफरेंट सेल एंड टिश्यू। कि स्टार्टिंग में अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो होता है पूरा, वो क्या कहला रहा है, एम्ब्रियो का, वो क्या कहलाता है, स्टेम सेल कहलाता है। धीरे धीरे ही अलग अलग तरह की सेल और टिश्यू को फॉर्म कर देते हैं। स्टेम सेल आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एडल्ट स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन medical, for example in bone marrow transplantation. Stem cell can also be taken from umbilical cord blood just after birth. Stem cell can be used to treat diabetes, heart disease,
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सिस्टिक फाइब्रोसा, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये मैं क्यों बोले जा रही हूँ बच्चों बार बार कि स्टेम सेल को हम इन सब चीज़ों में यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने से पहले क्या होती है, जो ग्रुप ऑफ मास होता है उसका अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ मास जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टेम सेल आगे जाके अल्टीमेटली अलग अलग ऑर्गन टिश्यू फॉर्म कर देती है। अब इन फ्यूचर क्या होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में ये स्टेम सेल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये स्टेम सेल इसलिए आजकल क्या करते हैं बच्चों कि मदर की जो अम्बेरिकल कॉर्ड होती है उसमें से स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे पॉलन मैंने बताया था कि पॉलन को प्रिजर्व करते हैं, उसी तरह स्टेम सेल्स को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है कि किसी भी डिजीज के होने के चांसेस होते हैं तो स्टेम सेल के यूज करके उसको क्योर किया जा सके। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या होते हैं बच्चों? क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स? बार बार बोल रही हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, बोला मैंने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम जो नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स हैं तो इन एनिमल्स को मैं क्या नाम दे देती हूँ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स नाम दे देती हूँ। अब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, हम किस किस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसके लिए हमने बनाया? स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों की यूजफुल टू स्टडी जीन रेगुलेशन, देयर इफेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। यानी हमें क्या करना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो हमने बनाए नॉर्मल फिजियोलॉजी और उसके डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बताया कि हमने एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर बना रखा है, उसकी स्टडी करी हमने, उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर किस तरीके से बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है। सेकेंड हो गया, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए? स्टडी ऑफ डिजीज की स्टडी के लिए हम लोगों ने बनाए। ठीक है, तो क्या करा? स्टडी ऑफ जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन ह्यूमन एंड देयर ट्रीटमेंट। कि इस तरह की जीन्स की हम स्टडी कर रहे हैं जो पर्टिकुलर किसी न किसी तरह के जीन्स पर्टिकुलर किसी न किसी तरह की डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उस तरह की जीन की स्टडी करी हमने। ट्रांसजेनिक मॉडल हैव बीन डेवलप्ड टू मैनी ह्यूमन डिजीज। काफ़ी सारे ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए हमने, हैव बीन डेवलप्ड फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्टडी ऑफ डिजीज की स्टडी करने के लिए हमने क्या करा? अलग अलग तरह के ट्रांसजेनिक मॉडल्स को बनाया। थर्ड हमने बनाए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह की काव हमने बनाई थी बच्चों, जिनमें मिल्क प्रोडक्शन की पावर बहुत ज़्यादा थी। Useful biological product can be produced by introducing into transgenic animal the portion of DNA which code for a particular product. जैसे for example human protein alpha antitrypsin बोल रहे हैं is used to treat emphysema. हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है biological products का क्या यूजफुल इम्पैक्ट है, तो हम उस जीन को वहाँ से सेपरेट आउट कर रहे हैं और डायरेक्ट ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब हमने उसे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र किया तो उस कारण से उसमें वो चीज़ डेवलप्ड होगी। जैसे हमने एक तरह का ह्यूमन प्रोटीन बनाया था, डैट इज़ एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन था, जो क्या कर रहा था, वो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा था। सेकंड हमने लिया, मैंने अभी ट्रांसजेनिक काउ की बात बताई, 1997 ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस, उसमें हमने इस तरह की जीन्स को इंसर्ट कर दिया कि वो क्या कर रही थी, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क को फॉर्म कर रही थी। द मिल्क कंटेन, ये जो मिल्क था ये इसके पास कहता था ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन एंड वॉज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क। क्लियर हो गई बात कि हमने इस तरह की ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए या ह्यूमंस के अंदर इस तरह का प्रोडक्ट इंसर्ट कर दिया जिस कारण से कोई भी डिजीज का क्योर हो सके। नेक्स्ट हमने लिया फोर्थ, वैक्सीन सेफ्टी।
वैक्सीन सेफ्टी में हमने क्या किया, ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर बीइंग यूज्ड टू ह्यूमन। फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा माइस बनाया, ट्रांसजेनिक माइस हमने डेवलप किया कि किसकी वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए बिफोर बीइंग यूज्ड ऑन ह्यूमन, ह्यूमन में डालने से पहले हमने माइस में डाला उसे। पोलियो वैक्सीन बनाई थी हमने, पोलियो से का जो है उसका जो एंटीटोड होता है, ठीक है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस जीन को ही किस में इंसर्ट कर दिया, माइस में इंसर्ट कर दिया। तो जो माइस डेवलप्ड हुआ उसके पास पोलियो के लिए रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड हो गई थी। मैंने वहाँ पे आपको बताया था, जब बताया कि एक वेक्टर जो होते हैं इनके पास दो तरह की रेजिस्टेंस पावर होती हैं, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए, ये मैंने बताया था, ठीक है। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस पावर होती है। अब मैं इसको हटा देती हूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पावर हट जाती है, पर मैं वापस जोड़ दूंगी तो इसकी रेजिस्टेंस पावर दोबारा आ जाएगी। तो माइस में मैंने क्या करा, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो मैंने यहाँ पे डेवलप कर दी। डेवलप करने के कारण उसे वो डिजीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके बाद ह्यूमन में भी इसी तरह से ट्रांसफ़र करने लगे। लास्ट एंड फाइनल बच्चों है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। क्या होता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में, ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड टू कैरी जीन्स विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिन सब्सटेंस दैन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। ऑन एक्सपोजिंग टू द टॉक्सिन सब्सटेंस देयर इफेक्ट आर स्टडीड इन लेस टाइम। केमिकल सेफ्टी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो किसी भी केमिकल के अगेंस्ट उनमें वो इफेक्ट डेवलप्ड हो जाता है कि वो उसको अफेक्ट नहीं करती। जैसे पॉइजन हो गया, पॉइजन के अगेंस्ट मेरे पास एंटीटोड पहले से ही मौजूद है, तो पॉइजन जो है जैसे ही स्नैक बाइट करेगा तो मुझे उस पॉइजन का असर ही नहीं होगा। तो इसी तरीके से केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करते हुए भी हमने इसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए हैं। तो ये क्लियर हो गया कि इसको हमने कहाँ कहाँ पे यूज करा। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी करने के लिए बनाए हमने। सेकेंड, स्टडी ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की स्टडी के लिए। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वैक्सीन सेफ्टी के लिए और केमिकल सेफ्टी के लिए। वैक्सीन और केमिकल सेफ्टी लगभग सेम होता है कि जो उनका एंटीटोड होता है वो हमने पहले माइस में इंट्रोड्यूस करके देखा कि वहाँ पे यदि वो इफेक्टिव होता है, फिर हमने उस जीन को ह्यूमन बीइंग में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से जो एनिमल्स फॉर्म हुए, दिस एनिमल्स इज नॉन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इन एनिमल्स को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, ट्रांसजेनिक एनिमल्स नाम दिया। तो ये आपका कंप्लीट यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम इतना सारा चेंजेस ला रहे हैं एनिमल्स को यूज करते हुए, तो उन चेंजेस को लाने में बहुत सारे इशूज़ आए। इन इशू को ही हम क्या नाम देते हैं, एथिकल इशू, कि हम किसी भी माइस पे, ह्यूमन बीइंग पे हम नहीं कर सकते वर्क डायरेक्ट। उन पे वर्क करने पर, उनकी छेड़छाड़ी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूव्ड कमिटी टू डिसाइड द वैलिडिटी एंड सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सेफ्टी। अब मान लो कुछ हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म बना दिए जो पब्लिक के लिए नहीं है यूजफुल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूव्ड कमिटी से, ठीक है। एंगर्ड पब्लिक इज क्वेश्चनिंग द सर्टेन कंपनी ग्रांटेड पेटेंट। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि इली लिली एक कंपनी थी जिसने क्या करा, इंसुलिन को फॉर्म करा, उसने बनाया। तो उसने जो जो पूरी प्रोसेस फॉलो की है, उस पूरी प्रोसेस को उसे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने का तरीका, रजिस्टर कराना ही क्या कहलाता है, पेटेंटिंग कहलाता है, कि उसको पेटेंट कराना पड़ेगा वहाँ पे। जब वो वहाँ पे उसको पेटेंट करवा लेता है, तो पेटेंट कराने के बाद अब वो वाली प्रोसेस या वो वाला फार्मूला कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता है। जैसे इन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक भी लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हमें पता था टर्मेरिक पहले से ही उसका मेडिसिनल यूज है। बासमती चावल जो राइस जो होते हैं उनका क्या क्या करैक्टरिस्टिक, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बट हमने उस समय तक उसको पेटेंट नहीं कराया था। पर इन्होंने क्या करा, राइस की सेमी ड्वार्फ और लॉन्ग की जगह उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप कर दिया बासमती की, और उसको पेटेंट करा लिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का। ऐसे ही टर्मेरिक की मेडिसिनल वैल्यू को उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ जाके पेटेंट करा लिया। तो क्योंकि ये हमारी आयुर्वेद जो पहले के बहुत सारे आयुर्वेद की बहुत सारे वेद पुराण बोलते हैं उनमें लिखा हुआ है, बट हमने उसे पेटेंट नहीं कराया, वो वहाँ पे पेटेंट करा लेते हैं। तो अब हम यदि उस चीज़ को बता रहे हैं तो उसके लिए हमें उनको कुछ ना कुछ प्राइज मनी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? कोई भी एक पर्सन यदि कोई चीज़ डिस्कवर करता है तो डिस्कवर करने के बाद, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो मैं यहाँ पे तो मेडिकल फील्ड की बात कर रही हूँ या इस फील्ड की जेनेटिकली मॉडिफाइड फील्ड की बात कर रही हूँ, तो इसमें हमें उसकी
की क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब यही प्रोसेस यदि कोई कंपनी या कोई भी पर्सन यूज कर रहा है तो उसे हमें कुछ ना कुछ % उसका देना पड़ेगा, तभी जाके वो उस प्रोसेस को यूज कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। तो दैट इज आपका क्या कहलाएगा, इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो इश्यूज डेवलप हुए उन्हें क्या कहते हैं, एथिकल इश्यूज कहते हैं। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑफ बासमती राइस, ये मैंने अभी बोला, थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स ऑफिस एंड वॉज अलाउ टू सेल अ न्यू वेराइटी इन US एंड अब्रॉड। द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटी। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्रॉप वेराइटी एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और अ novelty. Beside basmati rice, not attempt are in progress for turmeric and neem. Our rich legally will be reduced by other countries and individual if we do not pay attention and counter these patent application. Clear हो गई बात। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है बायोपायरेसी। क्या होता है बायोपायरेसी, सुनना बच्चों। डिफाइंड एज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड कंसर्न पीपल विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। बायोपायरेसी क्या होती है कि हम अपने बायो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अनलिमिटेड यूज करते जा रहे हैं, किसी भी तरह की परमिशन लिए बिना, ऑथराइजेशन के बिना और किसी भी तरह का कंपनसेशन देने के बिना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है। ठीक है, तो जनरली फाइनेंशियली रिच नेशन आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज वाइल डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग नेशन आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड आर यूज्ड टू सेव टाइम, एफर्ट, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन. Some nations are developed law to prevent such unauthorized exploitation to their bioresources and traditional knowledge. To check these problems, Indian Parliament has recently cleared to Second Amendment